करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, जहां हमारे सहयोगी विकास सारथी हमारे साथ मौजूद हैं और याकूब मेमन के मामले पर अधिक जानकारी के लिए उनसे बात करते हैं। विकास, अगर बात की जाए तो क्यूरेटिव पिटीशन को तो उन्होंने खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, डेथ वारंट को लेकर क्या कुछ कहा है? अरेंद्र, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने भी याकूब मेमन की जो याचिका थी, दो मुद्दे उठाए गए थे इस याचिका में। पहला, जो डेथ वारंट जारी किया गया था उसके खिलाफ 30 जुलाई को जिस पर शामिल होना है, उसकी वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रार्थना को रद्द कर दिया, उस प्रेयर को नहीं स्वीकार किया। इसके अलावा तो इस क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई के लिए जो बेंच गठित की गई थी, उसके गठन को लेकर भी एक तकनीकी पहलू उठाया गया था, उस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। यानी यहाँ पर जो कानूनी प्रक्रिया थी पूरी याकूब मेमन की फांसी को लेकर के, वो खत्म हो गई है। यहाँ राहत नहीं मिल पाई है। अब इसके बाद जैसा आप जानते हैं कि 30 तारीख को 7 बजे का वक्त तय किया गया है याकूब को फांसी को लेकर। ऐसे में कानूनी कोई अड़चन नहीं है उस फैसले में। अब जो भी दो प्रेयर्स थी याकूब मेमन की तरफ से, वो दोनों सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। 3 जजों की पीठ ने आज सुनवाई की थी, क्योंकि कल इसी याचिका पर 2 जजों की पीठ में जजों के बीच एक राय नहीं थी, इसलिए आज 3 जजेस के पास भेजा गया था और उस पीठ ने आज ये दोनों याचिकाएं, दोनों प्रार्थनाएं जो थी, वो याचिका को रद्द कर दिया। विकास, जब कोर्ट में इस याचिका के ऊपर विचार किया गया, क्या पहली फौरी तरीके से ही इस बात को नकारा गया या कुछ बहस भी हुई, दलीलें भी हुई, क्या कुछ चीजें रही हैं उस बहस के दरमियान? अरेंद्र, पूरे दिन सुनवाई हुई है इसकी। आपको सुबह 10:30 बजे से लेकर अब से कुछ मिनट पहले, यानी करीब 4 या 5 मिनट पहले जाकर के फैसला खत्म हुआ। जो आदेश लिखाया बेंच ने, वो भी अच्छा खासा लंबा एक आदेश लिखाया, जिसमें दोनों तरफ के पक्षों दलीलों को रिकॉर्ड पर लाया गया कि क्या क्या दलीलें दी गई थी और क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी तरह की राहत अब इस स्थिति में नहीं दे सकता। ये सारी चीजें जो भी कारण थे राहत ना देने के, वो लिखाए गए। एक लंबा चौड़ा आदेश लिखाया गया, करीब 15 मिनट तक ऑर्डर डिक्टेट किया गया। पूरे दिन ये सुनवाई हुई थी और दोनों पक्षों को, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार की बात हो या याचिकाकर्ता की यानी याकूब मेमन के वकील की बात हो, दोनों पक्षों को भरपूर मौका दिया गया और पूरे दिन इस मामले पर आज सुनवाई हुई है। विकास, एक बार अपने दर्शकों की जानकारी के लिए इस बात को भी फिर से आप दोहरा दीजिए कि आज का जो मुख्य कोर इशू था वो क्या था, कि आखिर डेथ वारंट को क्यूरेटिव पिटीशन के फैसला होने से पहले कैसे जारी किया? ये जो कानूनी पेश था जिसको लेकर आज मुख्य तौर पर जो बहस हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ अरविंद, बिल्कुल। एक तो यही मसला था कि कैसे 21 जुलाई को क्यूरेटिव याचिका रद्द करने से पहले डेथ वारंट जारी कर दिया गया। लेकिन इसमें एक तकनीकी पहलू ये भी था कि ये जो डेथ वारंट है, ये 30 अप्रैल को जारी किया गया था और ये याकूब को 13 जुलाई को दिया गया था। यानी ऐसा नहीं है कि इसको क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई, क्यूरेटिव पिटीशन दायर होगी या नहीं होगी, इसको लेकर टाडा कोर्ट के न्यायाधीश को कोई जानकारी इस तरह नहीं थी कि क्यूरेटिव पिटीशन काफी बाद में दाखिल की गई है। सीधे सीधे कहा जाए तो 30 तारीख को ही डेथ वारंट जारी कर दिया गया, जबकि क्यूरेटिव पिटीशन 13 जुलाई को जब याकूब को बताया गया कि उसका डेथ वारंट निकल चुका है उसके खिलाफ, तब क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई है। अटॉर्नी जनरल की तरफ से लगातार ये दलील थी कि ये सारी चीजें, ये कानूनी विकल्प 2.5 साल पहले भी याकूब मेमन इनको इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन नहीं किया। ऐसे में इसकी जो जिम्मेदारी है वो सरकार के ऊपर या महाराष्ट्र सरकार के ऊपर क्यों टाली जाए कि उन्होंने देरी की है। 2.5 साल पहले भी क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती थी। मर्सी पिटीशन, दया याचिका जो है वो राष्ट्रपति इससे पहले ही रद्द कर चुके हैं। तो ऐसे में कोई बहुत ज्यादा कानूनी विकल्प ऐसे बचे नहीं थे जिनके अंतर्गत आज कोर्ट याकूब को किसी तरह की राहत दे पाता। जी, तो विकास, एक और महत्वपूर्ण चीज इसके बारे में सुबह से जिक्र चल रहा, वो ये कि याकूब की 2 मर्सी पिटीशंस, एक महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास थी और एक आज ही जो है राष्ट्रपति के पास में वहां डाली गई उसके माध्यम से। हालांकि महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास जो डाली गई, अब से कुछ देर पहले ये खबर आ रही कि वो निरस्त कर दी गई, लेकिन ये जो एक और मर्सी पिटीशन अभी जिसके बारे में कहा जा रहा है, जो कि राष्ट्रपति के पास में अभी विचाराधीन की स्थिति में कहा जा सकता है, उसको लेके आने वाला कल जो कि 30 तारीख है, इस कश्मकश के बीच में किस प्रकार की कानूनी व्यवस्था, क्या कुछ चीजें कहती है, इसको लेके कोई स्पष्ट राय नजर आ रही है? जी अरेंद्र, बिल्कुल ये मामला सामने आया था, लेकिन कोर्ट, एक बात ये यहाँ पर है कि ये जो सारी चीजें हैं, यानी अभी राष्ट्रपति के पास है, तो राष्ट्रपति भवन इस पर कोई फैसला करे, उसके आधार पर कोर्ट कोई फैसला नहीं दे सकता, कोई स्टे नहीं दे सकता। कानूनी प्रक्रिया जो थी वो क्यूरेटिव पिटीशन रद्द होने के साथ ही समाप्त हो गई। यहाँ तक कि क्यूरेटिव पिटीशन को भी ये कहा गया कि वो कानूनी प्रक्रिया, आर्टिकल 32 में वो एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, वो एक अंतिम राहत के लिए व्यवस्था की गई है। और माननीय न्यायालय ये नहीं कोई कहेगा, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन है। ये माननीय न्यायालय ने कहा कि जो डेथ वारंट है वो इन ऑर्डर है।
अब ये फांसी कल होगी कैसे? ये मैं नहीं जानता, एग्जीक्यूटिव एक्शन है ये, कोर्ट ये थोड़ी कहती है। कोर्ट ने ये कहा कि इश्यूएंस ऑफ वारंट इज इन ऑर्डर, क्योरिटी पिटीशन डिसाइडेड बाय 3 जज, इशूड द डेथ वारंट इज वैलिड, रीट पिटीशन डिसमिस्ड। सर थोड़ा हिंदी बता दीजिए। हिंदी में 3 चीज बता दें। याकूब मेनन की याचिका खारिज कर दी गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, और उन्होंने कहा कि जो डेथ वारंट है वो इन ऑर्डर है। इसके पहले जो क्यूरेटिव पिटीशन डिसाइड किया गया था 3 जज द्वारा, वो सही है, और इनकी रीट पिटीशन जो फाइल हुई थी उसको खारिज कर दिया। ठीक है सर, ये नहीं कर सकती है जुडिशरी, ये एग्जीक्यूटिव का एक्शन है। बात है सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, नहीं लगाई, कतई नहीं, रोक ही नहीं लगाई, उनकी याचिका पूरी खारिज कर दी। तो फांसी पहल है ना करना है कि फांसी कल हो, ये तो एग्जीक्यूटिव एक्शन है, इससे इनका क्या लेना देना है? न्यायपालिका थोड़ी इसको कहेगी। मान सकते हैं कल फांसी होगी इसको। ये एग्जीक्यूटिव, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता इस बात को। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो उनकी याचिका आई तो मुस्तक कर दी गई हो, दोनों याचिका बस दोनों डिसमिस हुई। ये सीधी तस्वीरें आप उन वकील साहब की सुन रहे थे जिन्होंने शायद इस मसले में अपना एक कोई पक्ष रखा होगा, और ये याकूब मेमन के पक्ष के मुद्दे पे ही इस बात को रख रहे थे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो बात आज रखी है मुख्य तौर पे वो ये कि जो पिछला डेथ वारंट है टाडा कोर्ट के माध्यम से वो वैलिड है, एक तरीके से इन ऑर्डर है, वो कंटिन्यू किया जाएगा। उसके अलावा दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने क्यूरेटिव पिटीशन पे जो फैसला लिया था वो मान्य है, उसको उन्होंने सही ठहराया है कि वो जो फैसला लिया गया था वो ठीक था। इसके अलावा दोबारा से जो क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में याकूब मेमन की ओर से डाली गई थी उसको सिरे से खारिज कर दिया है। तो ये मुख्य तौर पर 3 महत्वपूर्ण बातों का जिक्र जो एडवोकेट थे वो इस वक्त कर रहे थे। हमारे सहयोगी विकास सारथी हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट परिसर से ही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मौजूद है। विकास, हमने सुना कि किस तरीके से लगातार ये बात सब निकल आ रही है, लेकिन अब बात कानूनी बात से आगे निकल के एग्जीक्यूशन पे आ रही, जहां पे एग्जीक्यूटिव का रोल आ जाता है। उस मुद्दे को लेके अभी हम क्या मान सकते हैं कि आने वाली 30 तारीख को अब क्या होगा कल सुबह? देखिए, बिल्कुल कोर्ट की तरफ से रास्ता एकदम साफ है, यहाँ से कोई रोक नहीं है किसी तरह की। टाडा कोर्ट का वारंट जारी कर दिया गया है। गवर्नर के पास जो दया याचिका थी उसके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि वो रद्द की जा चुकी है। अब कोई ऐसी बड़ी रुकावट, कोई अड़चन ऐसा नहीं दिखती जिसकी वजह से फांसी की तारीख या समय में किसी तरह की कोई तब्दीली हो। लेकिन इन सारी चीजों पर महाराष्ट्र सरकार को ही अंतिम फैसला लेना है, जेल अथॉरिटीज को लेना है कि कल ही फांसी दी जाएगी या किसी तरह का कोई परिवर्तन होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कानूनी जो विकल्प थे वो सब बंद हो गए हैं। अब मामला एग्जीक्यूटिव के पास है। अगर राष्ट्रपति के पास इस तरह की दया याचिका पर राष्ट्रपति भवन की ओर से कुछ कार्रवाई की जाती है तभी फांसी को लेकर किसी तरह की रोक हो पाएगी, वरना इसमें रोक की कोई वजह यहाँ सामने नजर नहीं आती। हालांकि आप सुप्रीम कोर्ट परिसर में मौजूद है विकास, राष्ट्रपति भवन के संदर्भ में हम आपसे बहुत समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वो एक अलग ही उसके पे थोड़ा सा क्लैरिटी होना बाकी है। लेकिन इस पूरे मामले के लिहाज से देखा जाए तो जो हम कहते हैं हिंदुस्तान के जो कानूनी व्यवस्था को लेकर कई बार लोग सवाल उठाते हैं, हर उस मुकाम तक एक आरोपी को या दोषी को जिसको कि कल अब एक फांसी दी जानी है उसको हर वो मौका मिलता है कि अपनी बात रख सके, अपनी पक्ष रख सके कानून के सामने। कम से कम ये कानून की खूबसूरती तो इस पूरे मुकदमे में कम से कम सामने निकल के आई। जी बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर कितने विकल्प मिल सकते हैं किसी व्यक्ति को, चाहे भले ही वो किसी बहुत ही गंभीर ऐसे आतंकवाद के मामले में दोषी हो जिसमें 257 लोगों की जान गई थी और जिसमें दोष साबित किया जा चुका है टाडा अदालत में, लेकिन 22 साल लग गए हैं पूरी प्रक्रिया को। कम से कम सुप्रीम कोर्ट में ही अलग अलग 4 या 5 बेंच सुनवाई कर चुकी हैं। अब तक 11 जज, अलग अलग जज थे जो अलग अलग, मैं बेंच की बात करूं कि किसी बेंच कॉम्बिनेशन में 3 जज, तो 11 इंडिविजुअल जज जो हैं वो याकूब मेमन के केस को सुन चुके हैं, जिसमें ये 3 लोगों की नई बेंच को मैं शामिल नहीं कर रहा हूं। यानी अगर आज की बेंच को भी शामिल कर लिया जाए तो 14 जजों ने पिछले कई सालों से जब से याकूब का मामला चल रहा है इस पर सुनवाई की है। पूरा मौका दिया गया। इसमें ये याकूब की बात नहीं है, आप चाहे कसाब की बात लें, कसाब के पास वकील नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता जो कि अभी याकूब का मुकदमा लड़ रहे हैं, राजू रामचंद्रन, उनको नियुक्त किया था कि ये बात सामने नहीं आनी चाहिए कि किसी को कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करने नहीं दिया गया और उसको अपनी बात रखने नहीं दी गई। ये पूरा मौका दिया गया। टाडा, ये 2007 में टाडा कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद भी आप लगा लें तो अब 8 साल होने वाले हैं।
सभी कानूनी विकल्प जो मौजूद होते हैं किसी भी आम कैदी के लिए, वो सारे विकल्प याकूब मेमन ने भी इस्तेमाल किए। यहाँ तक कि रिव्यू पिटीशन भी याकूब की 2 बार सुनी गई। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस एक तरीके से इस पूरे मुकदमे से कहीं ना कहीं हमारे देश के कानून का जो एक खूबसूरत पहलू है, हर एक को प्रॉपर मौका देना, वो भी कम से कम सामने निकल के आया। लेकिन बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से यही आ रही है कि याकूब मेमन, जो कि 1993 का मुंबई बम धमाकों का दोषी पाया गया, उसकी जो कि 30 तारीख को फांसी होनी थी, उसकी जो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई थी उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और टाडा कोर्ट के माध्यम से जो 30 जुलाई को डेथ वारंट उसका जो जारी हो चुका था उसको इन ऑर्डर माना है, यानी कि वो नियम संबद्ध काम कर सकता है। ऐसे में महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा भी उसकी जो एक रिव्यू पिटीशन वहां पे दाखिल थी, मर्सी पिटीशन, उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया। मामला महज एक चीज़ पे स्पष्टता को लेकर रहता है कि राष्ट्रपति के यहाँ आज जो एक मर्सी पिटीशन दाखिल की गई उस पर किस प्रकार का स्पष्टीकरण आता है। लेकिन मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि कानून ने अपना काम किया। अब एग्जीक्यूटिव का काम है, एग्जीक्यूशन की बात खाली रह जाती है, वो कब होता है ये आने वाले वक्त में पता लगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीटी न्यूज़ पे खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।